हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सबके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ द मैथरिन स्टोन। फ्रेंड्स, ये कहानी भी अगेन श्री आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द एडवेंचर ऑफ द मैथरिन स्टोन। एक खबर, चोरी हो गया एक बहुमूल्य हीरा व्हाइट मून। हीरे की तलाश में सरगर्मी से जुट गई पुलिस, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। चोर के हाथ में व्हाइट मून भले ही था, लेकिन वो नहीं जानता था कि हीरा नहीं सबके लिए। डॉक्टर वॉटसन शर्लक के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही जो बात उनके दिमाग में सबसे पहले आई वो ये थी, लोग कहते हैं कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की हर चीज़ ऐसी कहावतों को सिरे से नकार देती है। क्योंकि ये कमरा और यहाँ का फर्नीचर पहले दिन जैसा ही है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। शेरलॉक होम्स के बारे में सोचते हुए डॉक्टर वॉटसन के होठों पर अचानक एक मोहक मुस्कान आ गई। एकाएक ही उन्हें बिली दिखाई पड़ा। बिली युवा था। बिली शेरलॉक के घर की देखभाल का काम करता था। वो शेरलॉक का बहुत विश्वास पात्र था। बिली ने भी डॉक्टर वॉटसन को देख लिया था। वे आगे बढ़कर बोला, आप सर शेरलॉक होम्स से मिलने आए हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इस समय वे बहुत बिजी हैं, शायद आपसे भी ना मिल पाएँ। डॉक्टर वॉटसन वहाँ पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। बिली ने आगे कहा, सर शेरलॉक होम्स ने कल से एक दाना तक मुंह में नहीं डाला, कुछ भी नहीं खाया। इस समय वे सिर्फ अपने काम में जुटे हैं। ये जनाना कपड़े यहाँ कैसे रखे हैं? डॉक्टर वॉटसन ने सोफे पर लापरवाही से रखे हुए कुछ कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, कल सर शेरलॉक ने इन्हें पहनकर एक बूढ़ी औरत का वेश धारण किया था। क्या? इसके अलावा कल वह एक ऐसे फटे हाल, तंग हाल, बदहाल व्यक्ति का वेश धारण करके भी बाहर गए थे, जिसे देखते ही लगता था कि उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैं इन सब चीज़ों को अभी यहाँ से हटा देता हूँ। डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि कमरे में एक बड़ा बदलाव और भी दिखाई पड़ रहा था। वह बदलाव खिड़की दरवाज़ों के पर्दों के रूप में था। सभी पर्दों को बदल दिया गया था। यह उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या यहाँ कोई ख़ास मेहमान आया था? हाँ, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ आए थे। उनके तुरंत बाद लॉर्ड कैंटलमेयर। लॉर्ड कैंटलमेयर? ओह नो, ये सब लोग क्यों आए थे? इसका मतलब मामला कुछ बेहद संगीन और महत्वपूर्ण है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, उतना ही जितना इस कमरे की हर चीज़ जानती है। तो कुछ बताओ भाई। मामला एक हीरे की चोरी से जुड़ा हुआ है सर। क्या ये वही बेशकीमती हीरा है जिसके बारे में मैंने भी पढ़ा है? 1000 करोड़ की कीमत का हीरा व्हाइट मून, जिसे पिछले दिनों किसी ने चुरा लिया था। हाँ, तब तो मेरे दोस्त की व्यस्तता बनती ही है। मामला शहर के एक गणमान्य अमीर कैंटलमेयर के बेशकीमती हीरे की चोरी का था। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री चाहते थे कि मास्टर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स व्हाइट मून की चोरी का पता लगाएं। हालांकि सर कैंटलमेयर के भावों को देखकर नहीं लगता था कि उन्हें शेरलॉक की काबिलियत पर भरोसा है। शुरू में वो इससे आश्वस्त नहीं लग रहे थे, पर खुद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने ही उन्हें इस बात के लिए मनाया था। हीरे की किस्मत में मिलना ना लिखा हो तो वह दोनों भी उसे नहीं मना पाते। यह आपका सर के प्रति विश्वास है। बिली मुस्कुराया। दोनों एक दूसरे कमरे में आ गए। ये शेरलॉक का स्टडी रूम था। सहसा बिली ने खिड़की से बाहर दिखती गली की तरफ नजर दौड़ाई। बाहर गली काफ़ी व्यस्त थी। लोग आ जा रहे थे। डॉक्टर वॉटसन की निगाहें भी उस तरफ उठीं तो फिर से चौंक पड़े। शेरलॉक की स्टडी टेबल वाली कुर्सी पर शेरलॉक सिर झुकाए बैठे थे। उनकी पीठ डॉक्टर वॉटसन की तरफ थी। कमरे में रोशनी थोड़ी कम थी, लेकिन टेबल पर रखे टेबल लैंप की पूरी लाइट टेबल पर पड़ रही थी। लेकिन यह क्या? टेबल पर शेरलॉक सिर झुकाए क्या कर रहा था? वहाँ कुछ करने को तो था ही नहीं। मतलब कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ और? आखिर ये क्या मामला है? जल्द ही डॉक्टर वॉटसन सारी कहानी समझ गए। उनके मुंह से आश्चर्य के साथ निकला, अरे ये तो बुत है। शेरलॉक का बुत बनाकर यहाँ क्यों रखा गया है? बिली ने बताया, ये सर की ही चाल है। उनके कहने पर यह पुतला मैंने ही तैयार करके यहाँ रखा है। लेकिन ये सब किस लिए? ताकि बाहर गली में आने जाने वालों को ऐसा ही लगे कि सर अपने स्टडी रूम में काम में मशगूल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते और अपने घर पर नज़र रखते हुए पाया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शेष लोग तो आ जा रहे हैं, लेकिन एक शख्स लगातार घर पर निगाहें रखे हुए है। बिली ने चुपके से हिला डुलाकर शेरलॉक के पुतले की मुद्रा को बदल दिया, ताकि बाहर से देखने पर ऐसा ही लगे कि शेरलॉक वाकई वहाँ मौजूद है और वो एक सामान्य इंसान की तरह अपनी अवस्थाएं भी बदल रहा है। क्योंकि कोई भी काम करता इंसान एक ही मुद्रा में कभी भी काम नहीं करता।
तभी शेरलॉक अपने बेडरूम की तरफ से बाहर निकला। वो डॉक्टर वॉटसन को वहां देखकर चौंका। उसने बिली से कहा, बिली, इससे पहले कि अंधेरा घिर जाए तुम अभी जा सकते हो। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन आखिर ये सब क्या माजरा है? बिली बता रहा था कि तुमने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। फिर ये तुम्हारा बुत। डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक दोनों उस बुत से कुछ दूर खड़े थे, जहाँ से कमरे का दृश्य बाहर से नहीं दिखाई पड़ सकता था। 1000 करोड़ के हीरे की चोरी करने वाला इस केस पर अपनी बाज जैसी निगाहें गड़ाए हुए है। उसे मालूम है कि ये केस मुझे सौंप दिया गया है, इसलिए किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी मेरी जान पर भारी पड़ सकती है। या फिर उसे इस बात का संदेह है कि हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं, और स्पेशली मैं उसकी गर्दन तक पहुंच सकता हूं। शायद वो मेरी हर गतिविधि को वॉच कर रहा है, बहुत ही केयरफुल तरीके से। वो जानना चाहता होगा कि शेरलॉक घर से बाहर निकला या नहीं, इसलिए मैंने अपना बुत बनवाया, क्योंकि मैं घर पर बैठे नहीं रह सकता। मैं एक बुढ़िया का वेश बनाकर उन लोगों की खोजबीन लेने गया था। बुढ़िया के वेश में मैंने बहुत देर से अपने घर पर नज़र रखे रहे उस आदमी की मदद भी ली। उसने मुझे सड़क पार करवाई। बाद में उसका पीछा करके मैंने उसे एक एयरगन खरीदते हुए देखा। शायद वो मेरे बुत के लिए ही हो। शायद वो मुझे खिड़की से निशाना बनाने की कोशिश करने का इरादा रखता हो। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। तुम्हारी जान खतरे में है। ऐसे खतरे तुम मेरे काम में उठा नहीं पड़ते हैं वॉटसन। तो अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तुम ये कागज़ लो। इस पर मैंने उस शातिर चोर का नाम लिख दिया है, काउंट नेग्रेटो सिल्वियस। इस पर उसका पता भी लिखा है। तुम इसे ले जाकर स्कॉटलैंड यार्ड में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को दे दो। आगे वो खुद अपने आप देख लेंगे। इसका मतलब बाहर जो खड़ा है वो सिल्वियस का आदमी है। हाँ, वो मार्टिन है, सिल्वियस का साथी। ये दोनों मिलकर ही अपना काम करते हैं। ये जानने के बाद भी तुम उसे गिरफ्तार करवाने का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है वॉटसन। अभी मैं ये नहीं जानता कि सिल्वियस ने व्हाइट मून को कहाँ रखा है। अगर मैंने ऐसा किया तो सिल्वियस सावधान हो जाएगा और हीरा मेरी पहुंच से दूर जा सकता है हमेशा के लिए। क्या व्हाइट मून वाकई सिल्वियस ने चुराया है? हाँ, बिल्कुल पक्का है। इस विश्वास के कारण उसे महंगे हीरो को चुराने का शौक है। कह सकते हैं जुनून है। और ऐसे हीरो को चुराने में बहुत ही काबिलियत और एक्सपर्ट माइंड चाहिए होता है, जो उसके पास है। मैं उसकी बायोग्राफी को जानता हूँ। मैं उसकी टेक्निक को भी जानता हूँ। इस हीरे का केवल वही एक चुराने वाला हो सकता है। ये बात पुलिस भी जानती है। लेकिन इस बार वो उस पर बिना पक्के सबूतों के हाथ रखने की भूल नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले भी वो ऐसी गलती कर चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे चोरी गए हीरो से हाथ धोना पड़ा। यानी वो हीरो को उससे हासिल नहीं कर सकी और फेल हो गई। इसलिए इस बार ये केस तुम्हें सौंपा गया है। इस बार अपराधी से पहले हीरे की बरामदगी ज़्यादा ज़रूरी है। शातिर चोर सिल्वियस भी इस बात को जानता है, इसलिए वो मेरी हर गतिविधि पर निगाहें रखे हुए है। वो कोई चूक नहीं करना चाहेगा। तभी बिली अंदर आया। उसके हाथ में एक कार्ड था। उसने वो कार्ड शेरलॉक को दे दिया। कोई शेरलॉक से मिलना चाहता था। कार्ड पर लिखा नाम पढ़ते ही शेरलॉक के होंठ गोल हो गए। डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, कौन मिलना चाहता है? सुनो, सिल्वियस। क्या? डॉक्टर वॉटसन बुरी तरह से चौंके। इसकी इतनी जुर्रत कि ये यहाँ भी आ पहुँचा? हाँ, जुर्रत का नाम ही सिल्वियस है। इससे पता चलता है कि उस पर तुम्हारे नाम का भी कितना खौफ है। गुड, अब तुम फौरन जाओ, और हाँ, उसकी निगाहों से बचकर। ये लोग खतरनाक हैं। तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए डॉक्टर वॉटसन पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। शेरलॉक ने बिली को उसी कमरे में ले आने को कहा जहां उसका पुतला कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो खुद दूसरे कमरे में चला गया। बिली सिल्वियस को लेकर अंदर आया। सिल्वियस लंबे कद का खतरनाक इंसान था। उसके चेहरे की रंगत काली नहीं थी, लेकिन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव में उसका चेहरा काला पड़ गया था। शायद वो अधिक समय घर से बाहर ही रहता था। उसने किसी संभ्रांत इंसान की तरह सभ्य कपड़े पहने हुए थे। उसने नेक टाई भी बांध रखी थी। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ भी थी। कमरे में लैंप की मध्यम पीली रोशनी थी। बिली ने उसे बैठने का इशारा किया और बाहर निकल गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। सहसा बिली की निगाहें एक तरफ बैठे शेरलॉक पर पड़ी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसे देखकर उसकी आंखों में बास की सी चमक आ गई। उसने अपने हाथ में थमी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और दबे पांव शेरलॉक की तरफ बढ़ा। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे। उसने शेरलॉक के सिर को निशाना बनाने के लिए छड़ी को ऊपर उठाया। एक ही बार में उसे खत्म कर देने का इरादा रखता था। होल्ड ऑन मिस्टर सिल्वियस। वह आवाज़ सुनकर सिल्वियस उछलकर वापस पलट गया। सामने निगाहें जाते ही उसके होश फाख्ता हो गए।
शर्लॉक बेडरूम से मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा था। ये डमी भी क्या चीज़ है ना, इससे आदमी के असली होने का धोखा हो जाता है। भौचक्के के खड़े सिल्वियस ने अपना छड़ी वाला हाथ नीचे कर लिया। शर्लॉक ने बिना किसी मौजूदगी से विचलित हुए कहा, इसे मैंने मोम के पुतले बनाने वाले फ्रेंच मॉडलर मिस्टर टेवेनियर से बनवाया है। वो अपने काम में उतना ही एक्सपर्ट है जितना मिस्टर स्ट्राबेंजी जो एयर गन बनाने में एक्सपर्ट हैं। एयर गन? उससे मेरा क्या मतलब? घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें शायद अपनी छड़ी और एयर गन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब है इन बातों का? मैं भला क्यों छड़ी और गन का इस्तेमाल करूँगा तुम पर? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? अभी तुम करने वाले थे मेरे पुतले पर। अगर वो पुतला ना होता तो शायद तुम उसकी खोपड़ी को तोड़ चुके होते। शर्लॉक ने अपने पुतले की तरफ इशारा किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने आज तक मक्खी भी नहीं मारी। मेरी जानकारी के अनुसार तो तुम अल्जीरिया में शेर के शिकार के लिए प्रसिद्ध हो, है ना? ओह, मेरा पूरा इतिहास पढ़ रखा है तुमने। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि कहाँ है व्हाइट मून। मैं जानता हूँ, उसे तुमने ही चुराया है। अब बता दो कहाँ रखा है। मून तो आकाश में है। मैं व्हाइट मून हीरे की बात कर रहा हूँ सर। अगर वो मेरे पास होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता? तुम्हें नौकरों की तरह खरीद कर अपने पास नहीं बुला लेता? अभी क्यों आए हो? ये जानने की कहाँ है वो हीरा तुम्हारे पास। मैं जानता हूँ तुम्हें पता है कि वो हीरा किसके पास है। हीरो की चोरी का केस तुम्हें ऐसे ही नहीं सौंपा गया। तुम मुझे बता दो वो हीरा कहाँ है, किसके पास है। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ज़रा सोचो इस बारे में होम्स। तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? थोड़ा रुको। शर्लॉक ने टेबल की ड्रॉर में से एक ताश की गड्डी निकाली, फिर बोला, मैं जानता हूँ तुम ताश के अच्छे खिलाड़ी हो। हाँ बिल्कुल हूँ, पर यहाँ तुम्हारे साथ ताश खेलने नहीं आया हूँ। जानता हूँ तुम्हें ताश के रूल्स पता होंगे, इसलिए बता रहा था। क्या मतलब? ताश का कोई खिलाड़ी जब अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है तो दूसरे खिलाड़ी क्या करते हैं? निसंदेह सरेंडर करते हैं। ट्रम्प कार्ड सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, तुम भी यही करो, सरेंडर। मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक जाने से बचा सकता हूँ। तुम बाहर खड़े अपने दोस्त को भी बचा सकते हो जिसने वो एयर गन खरीदी है। सोच लो। लेकिन एक मिनट, तुम सोच रहे होगे कि मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तो शो किया ही नहीं। वो बुत्सा बना खड़ा रहा। शर्लॉक ने एक डायरी निकाल कर उसे दिखाई। ये है मेरा ट्रम्प कार्ड। क्या है इस डायरी में? तुम्हारे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। क्या बकवास है, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी हीरे का पता पूछते हुए मेरे पास नहीं आते सर। तुम मेरे किसी गुनाह को सिद्ध नहीं कर पाओगे होम्स। तो ये डायरी सुन लो। शर्लॉक ने कहा, 13 फरवरी 1892 तुमने अपने साथी मार्टिन के साथ डिलक्स एक्सप्रेस में लूटपाट की, है ना? लुटेरे दो थे जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। उस ट्रेन में एक यात्री की गोल्डन चेन घड़ी लूट ली गई थी। वो चेन घड़ी अभी भी तुम्हारी जेब में है। देखो, उस यात्री का पता ढूंढने में कुछ तकलीफ तो हुई, पर काम मुश्किल नहीं था। उसका पता तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना तुम उस बेचारे की जान खामखा ही ले लोगे। हाँ, पुलिस को ज़रूर उसका पता बताऊंगा। वो अपनी घड़ी के साथ तुम्हें भी पहचान लेगा, जो कि पुलिस को अभी तुम्हारे पास मिलेगी। इस बात की गवाही बिली भी देगा। सिल्वियस का मुंह खुला रह गया। उसका हाथ जेब की तरफ गया जहां वो घड़ी एक चेन की मदद से उसकी जेब में थी। तुम्हें इस घड़ी और उस ट्रेन रॉबरी के बारे में कैसे पता चला? मार्टिन ने मुझे उस वक्त बताया जब मैंने उससे समय पूछा। तब एक बुढ़िया के रूप में मैं उससे मिला था, भेस बदल कर। उसने ही बातों बातों में बताया कि उसके दोस्त के यानी तुम्हारे पास एक गोल्डन चेन वाली घड़ी है। उस घड़ी का जिक्र आते ही मुझे उस ट्रेन डकैती की याद आ गई। मैं समझ गया कि वो ट्रेन डकैती तुम्हारा ही काम है और पुलिस को आज भी इस रॉबरी के कसूरवार की तलाश है। शर्लॉक ने कहा, आगे सुनो। 1 माह पहले तुम्हारे सिर पर ब्लाइमर्स एस्टेट की मालकिन मिनी वारेंडर के कत्ल का केस भी है, जिसमें तुम दोनों दोस्त सबूतों के अभाव में बच गए थे। कत्ल की वजह बना वो क्लब हाउस जिसे तुम उसके हाथों जुए में हार गए थे। उससे क्लब हाउस वापस पाने के लिए तुमने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उसी एस्टेट के पिछवाड़े में गाड़ दिया। पुलिस को लाश नहीं मिली, तुम्हारा जुर्म साबित नहीं हो सका, जबकि उस एस्टेट के किस हिस्से में उसकी लाश कहाँ है ये मैं अभी बता सकता हूँ तुम्हें। होम्स, तुमने ये कैसे जाना? बहुत आसान था। एस्टेट की फालतू ज़मीन पर घास बहुत होती है। उसे खोदो और उसमें कुछ भर कर उस गड्ढे को वापस मिट्टी में भी भर दो तो घास उस पर दोबारा भी उग जाती है। लेकिन ज़मीन की सामान्य उगी घास और एक बार कट कर फिर से उगी घास में कटिंग का फ़र्क आ जाता है। खुदी हुई ज़मीन भी पहले की ज़मीन के बराबर समतल नहीं हो पाती है। बरसात का पानी जैसे ही ज़मीन पर पड़ता है तो ज़मीन 1 आध इंच ज़रूर धंसती है। इस फ़र्क को ढूंढ लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था।
एक बार ऐसी जगह मिल जाए तो फिर इस प्रकार की ज़मीन में दफन लाश को ढूंढ लेना भी कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि किसी के पास अगर इतनी बड़ी एस्टेट की ज़मीन है तो वो भला एक लाश को और कहाँ दफनाने जा सकता है। सिल्वियस की आंखें जैसे बाहर को उबलने लगी थीं। उफ, ये आदमी था या शैतान, गड़े मुर्दे भी उखाड़ सकता है ये। सिल्वियस को अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हुई। उसने बहुत मुश्किल से खुद पर और अपने मनोभावों पर काबू किया। व्हाइट मून डायमंड व्हाइट हॉल से गायब किया गया। शेरलॉक अभी चुप होने के मूड में नहीं था। वो 2 कोचमैन जो तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी में वहां तक लेकर गए, मैं उनसे मिल चुका हूं। वो दोनों वक्त पड़ने पर यह गवाही देंगे कि उन्होंने तुम्हें वहां छोड़ा था। इससे यह साबित नहीं होता कि हीरा हमने चुराया है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी किराए पर लेकर वहां जाकर कोई भी हीरे को देख सकता है। ज़रूर देख सकता है, लेकिन कोई एक हीरे व्यापारी से हीरे की कटिंग का सौदा नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। आइकी सैंडर्स, इस नाम का क्या मतलब है? तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे जैसे हीरे के चोर ही वास्तव में ऐसे लोगों को जानते हैं। आइकी सैंडर्स चोरी किए गए हीरो को काटने का धंधा करता है। अपराध जगत के अलावा मैं भी इस बात को जानता हूँ। तुमने हाल में ही उससे व्हाइट मून को 4 हिस्सों में काटने की सौदेबाजी की है। तुम भले ही मुकर जाओ, वो नहीं मुकरेगा, क्योंकि इससे उसका धंधा बंद हो जाएगा। मैं चलने नहीं दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा कहा मानकर वो हीरा मेरे सुपुर्द कर दो। इसे एक सौदा समझो। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले उन गुनाहों से बचा लूँगा जिनका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे किया, जो तुमने किए और जिसके लिए अभी तुम पकड़े नहीं गए। अपने उस दोस्त मार्टिन को अंदर बुला लो ताकि उससे सलाह मशवरा कर सको। और हाँ, उससे कहना कि अपनी एयरगन का इस्तेमाल यहाँ करने की कोशिश ना करे। वो ऐसा क्यों करेगा? एयरगन इसी मकसद से लाई गई थी। ये झूठ है और झूठ पकड़ना ही मेरा काम है सर। अगर ये झूठ है तो फिर वो वहाँ बंदूक के साथ किसकी पहरेदारी कर रहा है? तुम्हारा दोस्त एयरगन को इसी मकसद से लाया था। अब ये बात दूसरी है कि भीड़ भरी सड़क में यहाँ इस कमरे में मुझ पर निशाना लगा पाना मुश्किल होगा उसके लिए, है ना? लोग जानते हैं कि यहाँ मैं रहता हूँ। वो उस पर बास की तरह झपट पड़ते और नोच डालते। वो गोली चलाता तो भी उसे सफलता नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ कुर्सी पर जो शेरलॉक बैठा हुआ दिख रहा है वो तुम देख ही रहे हो कि वो मैं नहीं, मेरा पुतला है। बाहर से गोली का निशाना बना नहीं सकते थे, इसलिए तुमने प्लान बदल दिया। बदले हुए प्लान के तहत तुम अंदर मुझे मारने ही आए थे, इसलिए मुझे कुर्सी पर असावधान बैठा देखकर तुमने छड़ी का प्रहार मुझ पर करने की कोशिश की। सिल्वियस ने हथियार डाल दिए। तुम बहुत शातिर हो। हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही प्लान बनाया था। हमें शक था कि इस चोरी के लिए तुम्हें हायर किया जाएगा, इसलिए मार्टिन को मैंने पहरे पर बिठाया ताकि वो तुम्हारी गतिविधियों पर ध्यान रखे। जब तुम एक बुढ़िया के वेश में बाहर निकले तो वह तुरंत तो नहीं, लेकिन बाद में तुम्हें पहचान गया था। हाँ, वास्तव में मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारा दोस्त मुझे पहचान जाए, क्योंकि तुम उसके ज़रिए मेरे घर पर नज़र रख रहे हो। इस बात को मैं कंफर्म कर लेना चाहता था, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा था तो फिर मैं हीरा चोर के बहुत पास था। मैं चाहता था कि मेरी हरकतों से तुम भी बौखलाकर यहाँ आओ। ये मज़ेदार रहा। तुम पर नज़र रखने का प्लान मेरा था, जबकि फंस हम रहे थे तुम्हारी प्लानिंग में। ग्रेट। जब मार्टिन गन खरीदने गया तो उसे पता था कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। गन खरीदने का मकसद तुम्हें डराना ही था, ताकि तुम इस केस से अपना हाथ खींच लो। तुम फिर एक ऐसे फटियाल व्यक्ति के वेश में बाहर निकले जिसे नौकरी की सख्त ज़रूरत हो। हमें तुम्हारी हरकतों से ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। उसने तुम्हें व्हाइट हॉल जाते भी देखा था। वहाँ से तुम उसे चकमा देकर गायब हो गए थे। हम ये नहीं जान पा रहे थे कि तुम हम पर शक कर रहे हो या नहीं। तुम्हें चकमा देकर गायब होना ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं आइकी सैंडर्स के पास गया था तब ये सारा काम तुम हमारे पीठ पीछे कर रहे थे। सिल्वियस ने इशारे से मार्टिन को भीतर आने को कहा। मार्टिन कुछ भी ना समझते हुए भीतर आ गया। सिल्वियस ने कहा, मार्टिन डियर, हमारा खेल खत्म हो चुका है। हम फंस चुके हैं, लेकिन शेरलॉक होम्स हमें बचने का एक मौका देना चाहता है। कैसा मौका? मैं इसे गोली से उड़ा देता हूँ। दांत भींचते हुए उसने एयरगन बाहर निकाल ली। उसे सिल्वियस ने रोका। इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो। शेरलॉक हमसे एक सौदा करना चाहता है। उसने शेरलॉक के सौदे के बारे में उसे बताया। सुनने के बाद मार्टिन की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। शेरलॉक ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा। मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं वायलिन बजाऊंगा। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं सोचने के लिए। सोच लो। मेरे बेडरूम से वायलिन की आवाज़ आनी बंद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। यदि तुम मुझे हीरा सौंप देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें
तुम्हारे पिछले गुनाहों से बचा लूँगा, अन्यथा तुम हीरा पाकर भी जेल जाओगे या फांसी चढ़ोगे। ये कहते हुए शर्लॉक अपने बेडरूम में चला गया। दोनों बुत बने खड़े रह गए। शर्लॉक के बेडरूम से वायलिन के स्वर आने लगे। दोनों की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद सिल्वियस बोला, क्या कहते हो मार्टिन? शर्लॉक ठीक कहता है। वो जानता है कि हीरा हमारे पास है, लेकिन हीरा हमारे पास होने के बाद भी अगर हम फांसी पर चढ़ गए तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? लेकिन हम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, हम उसके घर में हैं, हमारे पास अफसर है, हम उसे कत्ल कर डालते हैं। कौन जान पाएगा कि कत्ल किसने किया? उसे मूर्ख मत समझो। वो किस दिलेरी से बात कर रहा है। उसे भी इस बात का गुमान होगा कि हम उसे मार सकते हैं। हथियार सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, उसके पास भी हो सकता है। वहाँ देखो, उसने तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए अपना पुतला बिठा रखा है। सिल्वियस ने कुछ दूर खिड़की के पास रखी टेबल पर बैठे शर्लॉक के पुतले की तरफ इशारा किया। मार्टिन ने दांत पीसे। फिर दोनों ने उधर से अपना ध्यान हटा लिया और दूसरी तरफ की खिड़की के पास गए। वायलिन का स्वर बेडरूम से लगातार आ रहा था। दोनों बेचैनी के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मार्टिन ने कहा, हीरा इस वक्त कहाँ है? क्यों पूछ रहे हो? तभी खिड़की की तरफ से कुछ आहट हुई, जिसे सुनकर सिल्वियस चौंक कर कहा, यह आवाज़ कैसी थी? आवाज़ को गोली मारो, सड़क की तरफ से आई होगी। वहाँ बहुत तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। तुम कुछ कहना चाहते थे। सिल्वियस वापस खिड़की के पास आ गया और बाहर देखने लगा। पास ही टेबल के सामने कुर्सी पर शर्लॉक का पुतला सिर झुकाए बैठा था। देखो, मैं चाहता हूँ कि बाहर आते ही हम इस जासूस के बच्चे को मार कर फेंक दें। जब तक इसके कत्ल का पता चलेगा तब तक हम हीरे के साथ कहीं दूर निकल गए होंगे। हम शहर छोड़ देंगे हमेशा के लिए। पुलिस हमारी तलाश में लगी रहेगी, लेकिन हम हाथ आएंगे तभी तो हमारे गुनाहों का पता लगेगा और हमें सज़ा मिलेगी। हम इन किसी के हाथ आएंगे ही नहीं। शायद तुम ठीक सोच रहे हो। हीरा मेरे पास ही है, ये देखो। कहते हुए सिल्वियस ने अपने कोट की आस्तीन ऊंची करके वहाँ बंधा हीरा उसे दिखाया, जिसे देखते ही मार्टिन की भी आंखें हीरे की माने चमक उठीं। लेकिन 5 मिनट से तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वो जासूस का बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला? कमबख्त अभी तक वायलिन बजा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि मौत उसकी ज़िंदगी के तार हिलाने की तैयारी कर चुकी है। चलो आओ देखें। वो आगे बढ़ने को हुए ही थे कि ठीक उसी पल कुर्सी पर बैठा पुतला हिला क्या, पूरा उछल पड़ा। दोनों कुछ समझ भी नहीं पाए कि हीरा सिल्वियस के हाथ से निकलकर उस पुतले के हाथ में पहुंच गया। दोनों एकदम से बौखला गए। सामने शर्लॉक मुस्कुरा रहा था, हीरा उसके हाथ में चमक रहा था। तो तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो अंदर वायलिन बजा रहे थे। मेरे बेडरूम में से गुप्त रास्ता यहाँ तक आता है सर। मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ गया था। तुमने जो बीच में खटका सुना था वो तब हो गया जब उस बुत को हटाकर मैं वहाँ बैठ रहा था। अगर तुम शर्लॉक होम्स होते तो उस खटके को ऐसे ही नहीं जाने देते। मैं जानता था कि तुम ऐसी कोई हरकत कर सकते हो, इसलिए सावधान था। सिल्वियस उसे मारने को झपटा। यू फ्रॉड, यू स्काउंडल, सिल्वियस चिल्लाया। इसी पल डॉक्टर वॉटसन पुलिस के साथ अंदर आ गए। पुलिस ने उन दोनों को तुरंत अपने शिकंजे में ले लिया। गुड, मैंने तुम्हें बाहर से आते हुए देख लिया था। वायलिन बजाने का तो बहाना था, वास्तव में मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम यहाँ बैठे तो फिर वायलिन कैसे बज रहा था? मार्टिन ने पूछा। अंदर तो ग्रामोफोन पर वायलिन बज रहा था। पुलिस दोनों चोरों को पकड़कर ले गई। उनके जाने के बाद मिस्टर कैंटलमेयर जल्दी से भीतर आए। उन्हें इस बात की सूचना भेज दी गई थी। वे आते ही बोले, हीरा कहाँ है? आप आराम से सांस तो लें मिस्टर कैंटलमेयर। हम आपको बताना चाहते हैं कि हीरा मिल चुका है, और हीरा इस समय जिसके कब्जे में है, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। शर्लॉक ने स्वागत की मुद्रा में उनका हाथ उनके बहुत करीब जाकर अपने हाथ में लेते हुए कहा, हीरा जिसके कब्जे में है, क्या उसे अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया? उसके लिए तो हमें वारंट चाहिए होगा। तो वारंट लाने में क्या देरी? उसके लिए फिर आपकी परमिशन की ज़रूरत होगी। शर्लॉक मुस्कुराया। क्या मतलब? पुलिस के काम में मेरी परमिशन क्यों? क्योंकि हीरा इस वक्त आपके कोट की जेब में है। क्या? मिस्टर कैंटलमेयर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहाँ हीरे की मौजूदगी का एहसास उन्हें हुआ। उन्होंने फौरन हीरे को बाहर निकाला। उसकी जगमग से उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। 1000 करोड़ का व्हाइट मून अब उनके हाथों में था। सॉरी मिस्टर कैंटलमेयर, ये एक मजाक था। आपसे हाथ मिलाते हुए मैंने हीरा आपके कोट की जेब में डाल दिया था। ओह, मैं समझ गया। शुरू में जब मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के साथ यहाँ आया था तो मुझे तुम्हारी योग्यता पर संदेह था। मैं तुम्हें मजाक भरी निगाहों से देख रहा था कि तुम शायद हीरे का पता लगा पाने में नौसिखिए और बेकार साबित न हो जाओ, पर तुमने सचमुच कर दिखाया। ये मजाक उसके बदले में था। ओके,
तुमने अच्छा काम किया मिस्टर शेरलॉक होम्स। हाँ, इस काम में डॉक्टर वॉटसन ने भी मेरी मदद की है, और बिली ने भी, मेरा पुतला बनाकर। हीरा मिलने की चमक उनका धन्यवाद करके वहाँ से जाते हुए मिस्टर कैंटलमेयर के चेहरे पर थी, और शेरलॉक के चेहरे पर काम की सफलता की चमक थी। लेकिन अब उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। बिली, जल्दी से खाने की व्यवस्था करो। जबकि डॉक्टर वॉटसन को उम्दा खाने की खुशबू पहले ही आ चुकी थी। बिली खाना लगा चुका था। दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ भाग पड़े और खाने का मजा लेने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी द एडवेंचर ऑफ द मैजरिन स्टोन की। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी भी शेरलॉक होम्स सीरीज़ की एक और कहानी है, और इसे लिखा गया है सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहने का आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।